हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बच्चे ने जनसंख्या वृद्धि पर कैसे निबंध लिखा जो इसके पूरे के पूरे 9 मार्क्स मिल गए। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे निबंध लिखा है जिससे इसे फुल मार्क्स मिले हैं, कैसे इन्होंने हेडिंग बनाया है, कैसे मतलब कि सारी चीजों को हाईलाइट किया है, कितने पेज में निबंध को लिखा है। और साथ ही में वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि यदि आपको कोई सा भी निबंध नहीं याद है तो बिना याद किए हुए निबंध को कैसे लिखेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लिखने का तरीका ऐसा बताऊंगा कि उस तरीके से लिख दोगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पूछा गया है प्रश्नोत्तर 9वां का, ये जो निबंध पूछा जाएगा प्रश्नोत्तर 9वां में, और ये 3 नंबर इन्होंने किया है प्रश्नोत्तर 9वां का 3 नंबर, और 3 नंबर में पूछा गया था जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। तो इन्होंने हेडिंग बनाया यहाँ पर सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि, सेम ऐसे ही आपको बनाना है, एकदम ऐसे ही अच्छे तरीके से देखिए। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि हेडिंग बनाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले लिखा है रूपरेखा, और अच्छे से समझिएगा, सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि कैसे लिखना है आपको। यहाँ पर लिखना है आपको रूपरेखा। रूपरेखा में आपको करना क्या है कि जैसे कोई मकान बनता है तो मकान बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है, सेम उसी तरीके से आपको पूरा निबंध लिखने से पहले उसका माइंड मैप यहाँ पर दे देना होता है, ठीक है ना। रूपरेखा में आपको उसका माइंड मैप दे देना होता है। जैसे रूपरेखा में यहाँ पर पहले नंबर पर प्रस्तावना लिखा गया है, दूसरे नंबर में यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का अर्थ लिखा गया है, तीसरे नंबर पर जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखा गया है, चौथे नंबर पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव लिखा गया है, पांचवें पर लिखा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय, और छठवें पर लिखा गया है विश्व जनसंख्या दिवस, और सातवें पर लिखा गया उपसंहार। देखिए रूपरेखा में 2 चीजें आपको हमेशा लिखना है, एक तो प्रस्तावना पहले नंबर में और सबसे लास्ट में उपसंहार, और बीच में मतलब कि जो भी आपके यहाँ पर इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले हमने प्रस्तावना बनाया था तो यहाँ पर उन्होंने प्रस्तावना लिखा है टॉपर ने। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रस्तावना में देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से विकास कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है। देखिए प्रस्तावना में आपको केवल इंट्रो दे देना है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रस्तावना के बाद इन्होंने हेडिंग बनाया है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ यहाँ पर 2 नंबर में है, तो इन्होंने हेडिंग बनाया और इसमें लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष के भीतर किसी देश या राज्य के निवासी हो, उसके बाद की संख्या में होने वाला परिवर्तन। यानी कि इन्होंने क्या लिखा कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय अंतराल जैसे 10 वर्ष के भीतर किसी देश या राज्य में निवासियों में होने वाले जो संख्या में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं, और यहाँ पर अगला हेडिंग बनाया जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है इसका कारण क्या है, मेन कारण क्या है। यही सारी चीजें आपको अच्छे से लिख देना होता है। जो जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सेम ऐसे ही लिख देना होता है निबंध में, आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। केवल मतलब इसको रटा नहीं जाता, अपने सोच को यहाँ पर रख दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जनसंख्या वृद्धि के कारण में कि लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। भारत की साक्षरता दर 73% है। इस वजह से अशिक्षित नागरिकों को जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव के अनुभव नहीं है। यानी कि कह रहे हैं कि मतलब कि भारत में लोगों द्वारा मतलब कि जनसंख्या वृद्धि के मतलब उतना ज्यादा जागरूकता नहीं है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो यही चीजें इसमें लिख दिया इन्होंने। और उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय, यानी कि अब जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसको कैसे आखिर तक रोका जा सकता है, इसको भी निबंध में ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने लिखा कि जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय में इन्होंने बताया कि जो सरकार है उनको भी इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए, और जो शिक्षित लोग हैं यानी कि गाँव के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको भी अच्छे तरीके से लोगों के बीच इस टॉपिक से रिलेटेड बात करनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि हाँ जनसंख्या एक ऐसी मतलब कि विनाशकारी मतलब कि एक घातक हो सकती है आगे चलकर, इसको रोकना पड़ेगा, इसको मतलब कि कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें लोग उपाय देंगे, सरकार इस पर दबाव डालेगी तो निश्चित है कि जनसंख्या में घटती आएगी, ठीक है ना।
तो इस पर इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद लिखा है कि विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में भी थोड़ा लिख दिया है कि हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दरअसल इस दिन की स्थापना सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। यानी कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने लास्ट में यहाँ पर लिखा है उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 130 करोड़ के पार हो चुकी है, यानी कि अब 130 करोड़ के पार हो चुकी है। और साथ ही 2030 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा होने का अनुमान है, यानी कि 2030 तक ऐसा हो रहा है, मतलब कि इन्हीं मतलब आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक जो भारत की जनसंख्या होगी वो चीन से भी अधिक हो चुकी होगी। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि कैसे आपको निबंध लिखना है। अब देखिए, अब बता देता हूं कि आपको निबंध जो है बिना याद किए, मैंने कहा था ना कि बताऊंगा कि बिना याद किए आप कैसे लिखेंगे। समझिए, निबंध में सबसे पहले एक चीज याद रखिए, सबसे पहले रूपरेखा। यही हेडिंग केवल आप अच्छे से बना देंगे तो भीतर का मतलब टीचर नहीं देखते हैं कि आप क्या लिखें। रूपरेखा में आप, जैसे मैंने बताया कि एक मकान जो तैयार होता है उसका सबसे पहले नक्शा बनाया जाता है। तो इसमें भी आपका जो जितना भी टॉपिक आप कीवर्ड जितना भी टॉपिक लिखेंगे अपने जो है निबंध में, उसका जो छोटा छोटा कीवर्ड है उसको लिख देंगे। जैसे प्रस्तावना सबसे पहले इसमें जरूर लगाएंगे, प्रस्तावना जरूर लगाएंगे। प्रदूषण का पर ही लिख रहे हैं तो प्रदूषण का अर्थ लिख देंगे, प्रदूषण का अर्थ लिख देंगे, प्रदूषण का यहाँ पर अर्थ लिख देंगे। प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव लिख देंगे। बहुत सारे प्रदूषण के प्रकार लिख देंगे। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स लिख देंगे और लास्ट तक जाते जाते एक और हेडिंग बनाएंगे लास्ट में, उपसंहार करके। उपसंहार ये और ये दोनों हमेशा आपको लिखना है। और बीच का मतलब कि जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं। और इसमें होता है मध्य भाग, मध्य भाग होता है एक बीच में मध्य भाग। मध्य भाग में इन्हीं चीज़ों का आपको वर्णन कर देना होता है, हेडिंग बना बना कर सारी चीज़ें अच्छे से अपने भाषा में आपको लिख देना होता है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद लास्ट में आपका आ जाता है उपसंहार। जो है क्या आ जाता है, उपसंहार आ जाता है। उपसंहार में करना क्या है कि कंक्लूजन लिख देना है अपना, जो भी इसके रिलेटेड जो भी कंक्लूजन है उसको पुट कर देना होता है। इस पर आपकी क्या सोच है, सरकार की क्या सोच है, मतलब कि सामाजिक सोच क्या है, राजनीतिक सोच क्या है, इन्हीं चीज़ों को आपको लिख देना होता है उपसंहार में अच्छे तरीके से बनाकर। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और इसका PDF भी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छे तरीके से सेम ऐसे ही लिखना है, आपको भी गारंटी है कि फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।